नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज आलम। संवाद के गुफ्तगू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में बात होगी उर्दू अदब पे, ख़ास तौर पर उर्दू अफसानवी अदब पे। और आज इस गुफ्तगू एपिसोड के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, जो इस गुफ्तगू में शामिल हैं, वो एक उर्दू अफसानवी दुनिया के एक मोतबर नाम है रफ़ी हैदर अंजुम। रफ़ी हैदर अंजुम गर्चे सूबे बिहार के हाशियाई खित्ता सीमांचल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इनकी जो अफसानवी हैसियत है उर्दू दुनिया में, लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। रफ़ी हैदर अंजुम किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक रस्म है, एक रिवायत है कि हम अपने मेहमान का तारुफ़ कराते हैं। तो रफ़ी हैदर अंजुम का नाम रफ़ी हैदर है, लेकिन ये कलमी नाम जो है रफ़ी हैदर अंजुम है। ये उर्दू अफसाना निगारी में इनकी बहुत शहरत है और इनकी पैदाइश भागलपुर में ननिहाल में हुई थी इनकी। और 1962 में जब इनके वालिद का ट्रांसफ़र हुआ अररिया, तो ये अररिया आ गए और उसके बाद से पूरा ख़ानदान अररिया ही में बस गया। अंजुम साहब ने फर्जगंज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया उर्दू में, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री की, एमए किया उर्दू में। तो जाहिर से उनसे उर्दू की वापसी इनकी है। और उसके बाद फिर ये एक अलशम्स मिलिया डिग्री कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड रहे और गुज़िश्ता दिनों ये रिटायर किए हैं। लेकिन अदब से इनका बहुत पुराना रिश्ता है, उर्दू अदब से। गालिबन इनका पहला अफसाना जो छपा था किसी रसाले में, वो 1974 में था और उसके 77 में था। और उसके बाद से ये लगातार अफसाने लिख रहे हैं, लगभग 47 सालों से अफसाने लिख रहे हैं। इनकी एक अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है बेइरादा के नाम से। ये 1999 में बिहार उर्दू एकेडमी के माली ताउन से ये पब्लिश हुआ है बेइरादा। तो इस गुफ्तगू के एपिसोड में अंजुम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और खैर मक़दम है। आपका भी शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ को अपने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया, बेहद शुक्रगुजार। अंजुम साहब, आपसे हम दो तरह की बात करेंगे। एक तो ये है कि आपकी जो ज़ाती तजुर्बात हैं, उर्दू से अदब से आपकी वाबस्तगी है, जो आपके अफसाने हैं, जो आपका कहा जाता है कि अपना एक अलग असलूब है, आपकी एक अलग आइडियोलॉजी है। अगर हम इनके मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की बात करें तो वो कहते हैं कि आपका एक अलग विज़न भी है, एक अलग विज़न के आप अफसाना निगार हैं, एक आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपका अपना असलूब है। तो आपका, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो कोई अदबी आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जी। अगर हम विरासत की बात करें जी। तो फिर आपको उर्दू अफसाना, उर्दू से आपका लगाव तो जाहिर सी बात है, उर्दू अदब लिटरेचर आपका सब्जेक्ट रहा तो वो होगा, लेकिन अफसाना निगारी की तहरीक आपको कैसे मिली? और 1977 में शायद अगर आपका पहला अफसाना शाये होता है, तो ये तहरीक आपको कहाँ से मिली? ऐसा है कि उर्दू लिटरेचर में कोई ग्रेजुएशन कर ले या एमए कर ले जी, तो वो अफसाना निगार होगा ही। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी, यही मेरा भी सवाल था कि ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अदब का शौक़ किसी को भी हो सकता है। आपको कैसे हुआ? एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी अदब की दुनिया में उसने नाम किया हुआ है। मुझे शौक़ इस तरह से हुआ कि 1974 में ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी दिनों तक बेरोज़गारी का अरसा रहा। तो उस ज़माने में वक्त गुजारी के लिए जो उस वक्त के रसायल थे या जो कुछ भी मिला उस वक्त, जो किताबें भी हाथ लगीं, चाहे वो
डाइजेस्ट ही क्यों ना हो, या फिर इब्न सफ़ी का नावल ही क्यों ना हो, जासूसी नावल। अच्छा, वो भी पढ़ते थे? हाँ, वो भी पढ़ लेता था, या किसी का भी कोई नावल कहीं से मिल गया। दरअसल ये जो हमारा इलाका है रड़िया जी, यहाँ कोई ऐसी सहूलत इस ढंग की नहीं है कि कोई लाइब्रेरी हो और वहाँ जो अपनी मर्जी की किताब मिल जाए, मनचाही किताबें मिल जाए। तो आप रिसाला पढ़ तो के? ऐसा कुछ हुआ नहीं। रिसाले कहीं कहीं मिल जाते थे तो पढ़ लिया करते हाँ, थे? तो उसको पढ़ लिया करते थे। तो पढ़ते पढ़ते एक शौक जागा। आपने लिखने का कैसे सोचा? हाँ, पढ़ते पढ़ते शौक जागा। शौक जागा, हाँ, कि जो कहानियाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो खुद भी लिख सकता हूँ, ऐसा ख्याल है। आप कहानियाँ पढ़ते पढ़ते और कहानियों की तरफ मेरा रुझान गया। और ये एक दिलचस्प बात है कि पहले पल कहानियों की तरफ रुझान नहीं गया। अच्छा, पहले पल हमने शायरी शुरू की। आपने शायरी शुरू हाँ, की? हमने शायरी शुरू की और यहाँ मुशायरे हुआ करते थे। मेरे सीनियर थे नईम फारूकी जी, उन्होंने एक उस जमाने में काफ़ी मुशायरे यूथ होते थे। फ्रंट एक करके उन्होंने यूथ फ्रंट बनाया था उन्होंने, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। बनाया हुआ था जी, तो उसके तहत कभी कभी वहाँ मुशायरा होता था, तो यूं ही मुशायरा सुनने के लिए चला जाया करता। तो अदबी दुनिया में बहसे शायर इंट्रोड्यूस हुए? हाँ, तो 2-4 तरह की शायरी हमने की, लेकिन लगा कि शायरी में जो बात होनी चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, मतलब एक शायराना जहन होता है, एक शेर मौजू करने का एक ख़ास अंदाज होता है, वो कुछ फितरी होता है जी, और वो बनावटी अगर हम करेंगे तो वो नहीं होगा जी। तो हमको लगा कि नहीं, ये शायरी ये मैदान आपका नहीं हाँ, है। मेरा नहीं है। नस्र में हम कुछ लिख सकते हैं। तो जिन दिनों मैं कॉलेज में था तो बीए में फॉरविजन कॉलेज में जी, वहाँ प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा होते थे। जी, हमारे रज़ा साहब थे। हमारे हाँ। उस्ताद थे और अच्छी सलाहियत थी उनकी, अदबी ज़ौक़ भी था, वो कुछ लिखते भी थे। तो कभी कभी वो कहते थे कि कुछ तुम लोग लिख के लाओ, कोई मजमून या कुछ इसी तरह की हल्की फुल्की चीज़ें। तो एक बार हमने लिख के उनको दिखाया तो उन्हें पसंद आया, कहा कि तुम लिखा करो, तुम अच्छा लिख सकते हो। तो एक जहन में बात थी कि उनका कहा हुआ है, मेरे उस्ताद हैं। आपको लगा कि अपने आपके अंदर कुछ है कि आप लिख सकते हैं? और मुझे लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। तो मैंने लिखना शुरू किया। तो ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लिखी, 1-2 कहानियाँ लिखी होंगी शुरुआती? हाँ, शुरुआत कॉलेज लाइफ हाँ, में? शुरुआती दौर की 1-2 कहानियाँ थीं, वही कुछ हल्की फुल्की रोमानी और समाजी जो मौजूआत थे उस वक्त के, जो मौजूआत थे, रोमानी और समाजी झलक थी उन कहानियों में। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे कुछ कलमी दोस्त हुए। अच्छा, तो एक दोस्त, बहुत दिन हो गया नाम भूल रहे हैं, वो अफसाना लिखा करते थे, गया के थे वो। अच्छा, तो उनसे ख़त किताबत हुई। उस ज़माने में कलमी दोस्ती एक जी, मौसर जरिया था लोगों से रब्ता कायम करने का कायम और आपस में जो है ख्यालों का तबादले ख्याल इस ढंग से होता था कि भाई हम भी लिखते हैं, आपकी कहानियाँ मैंने फ़लाँ रिसाले में पढ़ी, अच्छी लगी करके उनको एक लिख दिया। तो इस तरह से वो हमारे दोस्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे एक दोस्त हैं जमील अख्तर सिद्दीकी, अच्छा, कलकत्ता के हैं वो, और वो एक रिसाला निकाल रहे हैं खुशबुए अदब, और जो तुम्हारी कौन सा रिसाला था वो? खुशबुए अदब। खुशबुए अदब। हाँ, अच्छा, अगस्त 1977 में ये रिसाला निकला था। तो मैं भी अपनी कहानी भेज देता हूँ और तुम भी अपनी जो एक कहानी लिखे हो, उनको मालूम था कि हमने एक कहानी लिखी है, तो तुम भी भेजो। तो मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका अनुमान दिया था शमा हर रंग में। शम्मा हर रंग। हाँ, अच्छा, उन्होंने मुझे पता भेज दिया कि एड्रेस है, इस पर भेज दो। तो मैंने वो कहानी वहाँ भेजी। वो एक रोमानी कहानी थी? हाँ, वो, लेकिन वो मैंने 75 में लिखा था। अच्छा, भेजा आपने 77 में? भेजा उसको 77 में। अच्छा, तो वो कहानी मेरी छप गई। और इस भी मज़ेदार बात ये हुई कि उन्होंने जो कहानी भेजी थी अपनी, वो नहीं छपी? वो नहीं छपी। अच्छा, तो कहानी छपी और एडिटर ने एक नोट भी उसमें लगाया। अच्छा, नोट के साथ छपा अपना एक पजीराई की? हाँ, मुदीराना नोट जो होता है। तो छपकर वो कहानी आई
इस दरमियान ऐसा हुआ कि 74 के बाद वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया कस्बा, कस्बा ब्लॉक में, नाजिर थे वो, कस्बा ब्लॉक में हो गया। हम लोग भी यहाँ किराए के मकान में थे तब तक, तो हम लोग सब चले गए, वहाँ चले गए फैमिली के साथ वहाँ चले गए। वहाँ एक क्वार्टर मिला हुआ था, वहाँ चले गए। तो 2-3 कहानियाँ इस दरमियान हमने लिख रखी थी। तो फिर पता चला कि कलकत्ता से ही शहूद आलम आफाकी एक रसाला निकालते हैं, अच्छा, शहूद के नाम से। अच्छा। तो एक छोटी सी कहानी थी, वहाँ हमने भेजी, वो भी छप गई। तो इस तरह से 2 कहानियाँ मेरी छपी थी। वो सिलसिला उसके बाद आगे बढ़ा? हाँ, आगे बढ़ा। मतलब आपको हिम्मत हुआ और आपने वो सिलसिला आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम ये कहें आपसे कि कहानी, आपकी पहली कहानी छपती है 1970 में जी, ये है 2020, मान लीजिए 20 मान लीजिए आप, लगभग 45 साल का वक्फा है आप कहानियाँ लिख रहे हैं, और आपकी लगभग 40 कहानियाँ ही आई हैं अब तक जी, और बेइरादा में आपकी 22 कहानियाँ शामिल हैं जी। तो ये जो कहानियों की तादाद कम है, ये आपके अदीमुल फुर्सती की वजह से है या मयार की वजह से है या मौजू की वजह से? क्योंकि आपके मौजू और उन्वान को लेकर बहुत सारी बातें आती रहती हैं। उन्वान देखिए, 1999 में जो मेरा पहला मजमूआ आया बेइरादा, तो जिसमें 22 कहानियाँ हैं। हाँ, 22 तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 22 कहानियाँ ही थी जी, मेरे पास उन दिनों लगभग 30-35 कहानियाँ थी जो यूं ही लिखी गई थी। तो मैंने उन्हें देना मुनासिब नहीं समझा। तब तक ये शऊर हो गया कि भाई कौन कहानी अच्छी है, कौन नहीं है, किसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उसमें से कुछ कहानियाँ हटाकर हमने 22 कहानियों का सिलेक्शन किया और उसको वहाँ एकेडमी भेजा। बहरहाल, तो जब मैं कस्बा गया तो वहाँ एहसान से मुलाकात हुई। एहसान कासमी जो आज एक अच्छे अफसानानिगार हैं, पूर्णिया के हैं जी। तो मेरे दोस्त बन गए, बहुत जिगरी दोस्त। हम लोग बराबर मिला करते थे। उसने एक वहाँ दुकान खोल रखी थी कस्बा बाज़ार में। अच्छा। तो रोज़ाना का मुलाकात होती थी। अदब से उसको भी शौक़ था। उसने भी उसी ज़माने में लिखना शुरू किया था जब हमने लिखना शुरू किया। तो आपस में तबादला ख्याल कहानी को लेकर होता था। फिर वहाँ पूर्णिया में अदबी महफिलें सजती थीं। तारिक जमीली साहब हैं, अहमद हसन दानिश हैं, ये लोग, उर्दू सोसाइटी है वहाँ पे, उसके ज़ेर एहतमाम वहाँ कहानियों की महफिल बराबर होती थी। तो मुझे भी बुलाने लगे वो लोग कि आप भी आइए। शिरकत करते थे, कहानियों पर बातें होती थी, कहानियाँ पढ़ी जाती थी। तो इससे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला कि भाई कहानी क्या है, नहीं है। लेकिन कहानी, आपकी जो कहानियाँ हैं जी और आपकी जो शख्सियत है, अगर आपकी शख्सियत से हम आम दिनों में बातचीत करें, मिलते जुलते हैं, लेकिन जो आपकी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं वो बिल्कुल एक अलग रुझान की चीज़ें होती हैं, अलामती होती हैं, इस्तारे होते हैं उसमें। तो ये मतलब कैसे आप इन चीज़ों के इंतखाब करते हैं, जैसे कि मौजू कैसे चुनते हैं आप? क्योंकि मौजू पे लेके आपके बारे में कई लोगों के तासुरात, बहुत अलग अलग तासुरात हैं। मैं वही कहूँगा कि इनके क्या तासुरात हैं आपको लेके, उन्वान के लेके आपके बहुत तासुरात हैं। अच्छा, दूसरी बात ये अंजुम साहब कि भले ही आपने अब तक 40-42 कहानियाँ लिखी हों, अफसाने भी लिखे हैं आपने, लेकिन आपकी कहानियाँ जो हैं, मैं मयार के लिए कह रहा हूँ कि आपकी कहानियाँ जो हैं, मुझे लगता है तमाम मयारी जो रसाले हैं उर्दू के उसमें शाये हो चुके हैं, तकरीबन शाये हो चुकी हैं। शायर है, उसके बाद अल्फाज हैं, आजकल है, तवाज़ुन है, ज़बान व अदब है, और उसके बाद ईमान उर्दू है, आकाशवाणी के रसाला आवाज़ है, यहाँ तक हिंदी के शेष में भी आई है आपकी कहानी, और नॉर्वे से जो एक मैगजीन निकलती है उसमें भी ये कहानी आई है। तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बैरून मुल्क में भी जो रसाले निकलते हैं उसमें आपको जगह मिली। तो आपकी ये शोहरत जो है इसके पीछे मतलब आप क्या मानते हैं कि आपकी कहानियों में क्या ऐसा है आपको लग रहा है, क्या किस नज़र से मौजू कैसे आप मतलब कैसे इंतखाब करते हैं? ऐसा है कि कहानीकार अपनी कहानी के बारे में कुछ नहीं जानता है। हाँ, जब वो लिखता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल होता है कि ये ख्याल है, एक जुमले का ख्याल होता है। जैसे मैंने एक कहानी लिखी शाह मोहम्मद विद फैमिली, बहुत मशहूर कहानी है और ये कहानी बहुत पसंद की गई। हाँ, कई रसालों में छपी और इस पे काफ़ी तबसरे भी आए। तो उस कहानी को लिखने के पीछे मेरे जहन में जो ख्याल था वो सिर्फ एक मामूली सी बात थी। ये ख्याल था कि
अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनको किसी तकरीब में जाने का बड़ा शौक होता है, बड़ा वलवला होता है, एक जोश होता है कि भाई फला जगह हमको आज जाना है। जी। बच्चे शौक से जाते हैं हाँ। अपने वालिदैन के साथ। जी। मान लो कि एक शादी कहीं हो रही है तो उसकी पूरी तैयारी करते हैं वो। घर वाले भी, बच्चे भी। बच्चे ज़्यादा मतलब खुश होते रहते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उनको नींद आ जाती है जी। या नींद का गलबा शुरू होता है जी। तो उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन फंक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो कहीं भी जगह मिली वो सो जाता है। बस एक ये ख्याल था कि बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन ये ख्याल मतलब हाँ। ये कहानी, लेकिन उस ख्याल आसान नहीं, उस ख्याल को मुश्किल है। जब हाँ, जब उस ख्याल को कहानी में पिरोना, कहानी में शक्ल देना, की शक्ल देने के लिए तब फिर कहानी के दीगर लवाजमात आते हैं। कहानी में कुछ और किरदार जुड़ते हैं, एक माहौल कहानी का क्रिएट होता है। और जहाँ तक असलूब की बात है कि कैसे कहानियाँ, असलूब बहुत काउंट करता है जी। कि आपकी पेशकश क्या है, आपका असलूब क्या है। असलूब क्या है? अगर असलूब आपके बस में है तो आप एक अच्छे कहानीकार कहलाएंगे। तो वो असलूब जो होता है वो कहानीकार के लाशऊर में होता है, मेरा ऐसा मानना है। आपका मानना है कि लाशऊर में नहीं होता। शऊर में नहीं होता। मेरे शऊर में इतना ही है कि बच्चा जाके सो जाता है। अच्छा। मेरे शऊर में इतना ही है। लेकिन जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं तो वो लाशऊर से बहुत सी बातें आने लगती हैं, शऊर में आने लगती हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है। आप किसी खास माहौल में कहानी लिखते हैं? जब कहानी क्या कैफियत होती है? कहानी आमतौर से हम एक शिफ्ट में नहीं लिखते हैं। अच्छा। हाँ, मेरा कभी भी एक शिफ्ट में लिखी हुई कहानी नहीं है। अच्छा। चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो जी। हम इत्मीनान से आराम से लिखते हैं। 2-4 जुमला लिखा छोड़ दिया। अच्छा। अब यही कहानी शाह मोहम्मद विद फैमिली, ये प्लॉट क्या पहले से आपके जहन में पूरा होता है कि नहीं? लिखते वक्त आता है। शाह मोहम्मद फैमिली विद फैमिली जो है इसको हमने 3 साल तक सोचा इस बात को कि बच्चा क्यों सोता है। 3 साल के बाद लगा कि नहीं, क्यों सोता है उसका जवाब मिल गया है। अच्छा। कहानी एक शक्ल हो रही है जी। तो उसको हमने लिख लिया। इसी तरह से मेरी एक कहानी है, आपकी कई कहानियां, मैं उन्होंने बता दूं आपको। एक कहानी है कि नो गर्लफ्रेंड, अच्छा। हाँ, एक मशहूर नो जॉब नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। हाँ। एक कहानी है कि नो गर्लफ्रेंड नो जॉब नो प्रॉब्लम। हाँ। ये कहानी कैसे जहन में आई? तो कहानी यूँ जहन में आई कि कलकत्ता में ऐसे ही घूम रहे थे। कलकत्ता में तो रश होता है, वहाँ बाज़ार में आप निकलिए तो भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक लड़का टी शर्ट पहने हुए मेरे सामने से गुजरा। तो आजकल तो लिखा रहता है टी शर्ट में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ पंचलाइन। तो बस इतना ही लिखा था, नो गर्लफ्रेंड नो जॉब नो प्रॉब्लम। आपको वहीं से वो हमने देखा उसके टी शर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा। तो हमको लगा बड़ा कमाल का है ये जो है, ये लड़का जो पहने हुआ है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये बड़ा अच्छा लगा हमको। अच्छा। फिर हमने सोचा कि इस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इसका कोई जॉब नहीं होगा और फिर भी खुश है, ये घूम रहा है बाजार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर सोचा हमने, फिर इसको अपनी कहानी इसको हम भूल नहीं पाए। अच्छा, ये आपके ध्यान से चिपक ध्यान में रह गया, भूल नहीं पाए। हमको लगा कि नहीं, इस पर कहानी हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा, फिर इसको कहानी की शक्ल दी। कहानी की शक्ल दी तो कहानी में फिर दीगर बातें आ गई, बहुत दूसरी बातें आ गई। जब वो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसको जस्टिफाई करने के लिए अच्छा और क्या क्या प्लॉट उसमें आ सकता था, कौन सा वाक़या आ सकता था, कैसे किरदार आ सकते थे। मतलब वो सारी चीज़ें, आप हर कहानी की बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें आई। अच्छा, आपकी कहानियों को उन्वान जो है वो बड़े अजीब से होते हैं, मतलब अलग होते हैं कुछ। अगर हम ये कहें, जैसे आपका तोतला अब्बास, शाह मोहम्मद विद फैमिली, गिद्ध बाबा, निजात चाहने वाले, पुरानी बस्ती की नई कहानी, दायरा दायरा ज़िंदगी, बंद कमरे की मौत, एक टुकड़ा धूप, बारिश, सिग्नल, उसका खोया हुआ मैं। इस तो आप जो उन्वान जिस तरह से चुनते हैं, एक शायर हैं, मकामी शायर हैं दीन रज़ा अख्तर, उन्होंने, उनका एक बहुत अच्छा शेर है, वो नज़्म है असल में तो, लेकिन उसी आप पे ही एक नज़्म है, उसका एक शेर है कि बेमानी से अल्फाज उन्वान बनाकर दिखाया है अपने कलम का वो जौहर। वो कह रहे हैं कि बेमानी से अल्फाज का उन्वान बनाते हैं। तो उन्वान भी आप अचानक से जहन में आता है कि नहीं, आप सोच समझ कर कहानी का उन्वान तय करते हैं? कभी उन्वान जहन में आ जाता है, कहानी बाद में होती है। कहानी बाद में होती है, प्लॉट बाद में आता है। प्लॉट बाद में आता है। कहानी कभी अचानक प्लॉट जहन में आता है, कहानी का अनुमान नहीं रहता है। लिख देने के बाद लगता है कि ये अनुमान होना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें जो
कुछ कहानियां हैं जी, जैसे उसका खोया हुआ मैं, उसका खोया हुआ मैं, बंद कमरे की मौत, हाँ, और क्या है, एक टुकड़ा धूप का, एक टुकड़ा धूप का तो नहीं, बारिश, रडार है, जो सिग्नल है, हाँ, रडार तो शायद बाबरी मस्जिद वाले ने नाम हाँ, है। इसमें एक कहानी का जिक्र नहीं है। एक कहानी है मेरी एक सफरंज शाम। अच्छा, ये जो कहानियां जिनका नाम हमने अभी लिया, जी, ये कहानियां 80 की दहाई में लिखी गई हैं। 80 की दहाई में, 80 की दहाई में लिखी गई हैं। और उस वक्त जो हम लोग जिस कहानी के जिस दौर से गुजर रहे थे, जी, उसको जदीदियत का दौर कहा जाता है। 80 का जो दौर है वो जदीदियत का दौर है जी। उस वक्त तजरीदी, अलामती, इख्तियाराती, इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी। अब जैसे बिहार से हुसैनुल हक हैं, या अब्दुल समद हैं, या आपको शमोल अहमद हैं, बहुत सारे लोग हैं बिहार से जी, इकराम बाग हैं। और बिहार से बाहर जैसे आपको ये हैं सलाम बिन रज़ाक हैं, अनवर कमर हैं, अनवर खान हैं जी। ये तमाम लोग 80 की पैदा मतलब 80 की पैदावार नहीं है, लेकिन 80 में कहानियाँ इनके बहुत तवातुर से इन लोगों ने मकबूल होने लगी, वो कहानियाँ सामने आई। बहुत सारे इन लोगों के मजमू भी शाये हुए उसी ज़माने में। तो ये कहानियाँ थोड़ी अलामती हैं, थोड़ी तजरीदी हैं। हाँ, वो असर था, जदीदियत का असर था। हाँ, चूँकि वो देखिए हम वही पढ़ते थे, हाँ, तो वही मकबूल भी था। तो हमको लगता था कि ये कहानी हमको भी लिखना चाहिए। फिर एक बन गया, अपना लिखने का तरीका बन गया कि भाई जब भी लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, तो वो एक तरीका बन गया। लेकिन 90 के बाद फिर कहानी का मंजरनामा बदला, माँ बाप जदीदत का दौर आया, तो लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। शौकत हयात जो कहानी लिख रहे थे वो रिजेक्ट हो गया कि अब ऐसी कहानी नहीं चलने वाली है। हम उस द्वार पे बाद में आते हैं। आपके बारे में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी जो हैं, ये बड़े अफसाना निगार हैं, उनका एक तबसरा मैंने कहीं पढ़ा था जो मौज़ूआत को लेकर के भी है, आपकी कहानी के तौर पे ख़ास तौर पे है कि वक्त बदला और कहानियाँ भी बदल गई। नई सदी के 10 वर्षों में वजूदियत का फ़लसफ़ा कहीं खो गया। चूँकि दुनिया बदल गई इसलिए मौज़ूआत बदल गए। इन मौज़ूआत को एक सपाट बयानिया का सहारा लेकर पेश नहीं किया जा सकता है, और यही रफ़ी हैदर अंजुम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और आगे भी उन्होंने लिखा है कि बहुत कुछ लिखा है कि अंजुम का मुताला वसी है, अपना ख़ास असलूब और विज़न है, साथ ही एक आइडियोलॉजी है, और उसके सहारे वो अपनी खूबसूरत और बामानी कहानियों की इमारत खड़ी करते हैं। तो ये जो मौज़ूआत बदले, दुनिया बदली, वो कहना है कि दुनिया बदली, हालात बदले दुनिया के, तो मौज़ूआत भी बदल गए, और जो नए मौज़ूआत सामने आए उसको सपाट बयानिया के ज़रिया कहानी की तरह पेश नहीं किया सकता है। इसलिए आपने जो चुना अलामत इस्तिआरा, उसी के ज़रिए इसको पेश किया जा सकता है। ऐसा है कि जो असरी अदब होता है ना जी, उसका असर लिखने वालों को पड़ता है। तो असरी मौज़ूआत भी होते हैं, असरी मौज़ूआत होते हैं। तो अब जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर किसी को लिखना है, व्यवस्था के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा जो सियासी जबर है उसके एहतजाज में अगर कुछ लिखना है, औरतों का इस्तेसाल हो रहा है, उसको मौजू बनाना है, तो इस तरह की कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिसको प्लेन वे में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, कुछ कहानियाँ आपकी ऐसी हैं जो आपने प्लेन वे में लिखी हो? हाँ, कुछ कहानियाँ हैं ऐसी। हाँ, ऐसी हैं, बिल्कुल प्लेन है, पसंद की गई। वो मेरे मजमुआ में भी नहीं है, वो मैंने शुरू में लिखी थी। अच्छा, वो शुरू में लिखी थी। आपके मजमुआ में सारी वैसी कहानियाँ, लेकिन वो कहानियाँ ज़्यादा पसंद की गई, आम लोग पसंद करते थे। मैंने एक कहानी लिख दी, उसमें कोई थे LIC के एक बड़े अफसर कहीं थे वहाँ किशनगंज में, तो मुश्ताक अहमद नूरी से एक बार मुलाकात हुई, वो भी किशनगंज में थे। तो आके कहने लगे, कह रहे तुम क्या लिख दियो, वो तुम लगता है उसी की कहानी उस फैमिली की लिख दी हो। हमने उस फैमिली को हम जानते भी नहीं। अच्छा, तो वो किसी एक कहानी। हाँ, तो कलम जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, संभल के लिखा करो। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, आपकी कहानियों पे एक दो तबसरे और हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। रज़ी अहमद तन्हा, जो खुद उर्दू में एक जाना माना नाम है और अबजद के मुदीर हैं, आपके दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है कि अंजुम की ज़िंदगी में हर काम सलीक़े से होता है। देखिए, आपकी शख्सियत में उन्होंने लिखा है, रोज़मर्रा के मामूलात हों या कहानियों को बरतने का हुनर
या फिर नस्ली नज़मों की जादूगरी, हर जगह ये सलीकामंदी निस्वानियत की हद तक काम करती। मतलब कह रहे हैं कि ये जो निस्वानियत का जिक्र किया है, ये सही है कि ये सलीकामंदी तो निस्वानियों का मतलब कि औरतों का शिवा है। और एहसान कासमी जिनका जिक्र किया था, उन्होंने लिखा कि ख़ासतौर बेइरादा, मैं भी ये पूछने ही वाला था कि ये बेइरादा आपने इरादतन लिखी या बगैर किसी इरादे की लिखी ये कहानियाँ जो हैं? नहीं, इसमें एक कहानी बेइरादा के उन्वान से हो गई, इसमें शामिल है। और ये बहुत दिलचस्प कहानी है, बिल्कुल अलामती है, लोग इस कहानी को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा। लेकिन इसके जितने किरदार हैं वो सब हमारे दोस्तों में से हैं। अच्छा, वो सारे वो सारे के सारे दोस्त हैं। अच्छा। लेकिन उनका अलामती नाम हमने रखा है। अच्छा अच्छा। तो एहसान कासमी कहते हैं कि रफ़ी हैदर अंजुम जिसने बेइरादा लिखा है, बेसाख्ता लिखा है और बेझिझक लिखा है, पूरी ईमानदारी, दियानतदारी और पासदारी से लिखा है। एक कहानीकार के रूप में रफ़ी हैदर अंजुम ने समाज को आईने में उसकी शक्ल दिखाई है जो काफ़ी मकरूह और घिनौना है। तो क्या ऐसी बात आपकी कहानियों में है कि जो समाज की आप अक्कासी करते हैं वो आपको समाज बड़ा घिनौना दिखता है? देखो, ऐसा है कि कहानीकार जब भी कुछ लिखता है तो उसमें जुज़वी तौर पर बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं। मौजू अगर एक है, मान लो कि कोई एक मौजू है, अगर हम ये मौजू लें कि भाई आदमी बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है, आदमी के अंदर तजाद है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, और ये मौजू हमको बहुत पसंद है। ये मौजू आपको? हाँ, बहुत पसंद है। और इस पर ढेर सारी कहानियाँ हैं मेरी। अच्छा। तो उसके साथ उस मौजू को वो लिख रहा है तो साथ साथ बहुत सी दूसरी मौजूआत भी उसमें शामिल हो जाती है, दूसरी बहुत सी बातें आ जाती हैं। सोच के नहीं लिखता है कोई, सोच के? हाँ, कोई भी कहानीकार। आप सोच के नहीं लिखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई कहानीकार सोच के कहानी नहीं लिखता है। अगर सोच के कहानी लिखेगा तो वो कहानी नहीं लिख पाएगा। कहानियाँ लिखवाती हैं खुद को, कहानी लिखता कोई नहीं है। अच्छा, कहानियाँ खुद से लिखवाती हैं। अच्छा। और वही कहानी बेसाख्ता हो सकती है जो कहानी खुद से लिखवाए। जबरिया नहीं होता है कोई काम। ये तख्लीकी जो मराहल है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, अपने आप हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, चूँकि अदब समाज का आईना है। अदब समाज आमतौर पर ही कहा जाता है, अदब समाज का आईना। तो जब भी वो किसी मौजू पर लिखेगा तो समाज ही से उठाया हुआ कोई मौजू। आप क्या कसदन ऐसा करते हैं कि समाज के घिनौना चेहरा सामने? नहीं, ऐसा कसदन नहीं करते। हो जाता है? नहीं, ऐसा कसदन नहीं करते। हो जाता है? हाँ, वो हो जाता, आ जाता है। हाँ, अच्छी चीज़ें भी आ जाती होंगी। बाज़ जुमले उसमें ऐसे आ जाते हैं जिनका ताल्लुक उन घिनौने चेहरों से होता है, आ जाता है। वो चीज़ें आ जाती हैं, वो थाउट में आ जाता है। इकबाल वाजिद हैं जिनका एक आया है आपके बारे में राय है कि रफ़ी हैदर अंजुम 20वीं सदी की 8वीं दहाई के एक फ़ाल, हसास और ज़िम्मेदार फ़नकार हैं। ज़िंदगी को बहैसियत मजमूई अपने अफसानों में पेश करते हैं। वो कभी अलामतों इस्तारों का सहारा लेते हैं, कभी इसे सादगी और सफाई के साथ पेश करते हैं। जो बात आप कह रहे थे कि आप दोनों ही तरह से चीज़ों को कहते हैं। और एक तबसरा इकबाल हुसैन आज़ाद का है कि अंजुम के अफसाने इख्तिसार और जामियत की बड़ी उम्दा मिसाल है। रफ़ी हैदर अंजुम का बयानिया बड़ा रचा हुआ होता है। मौजू का इंतखाब भी बहुत सोच समझ कर करता है। यही बात मैं कह रहा था आपसे कि मौजू को लेकर के आपके जो तबसरा निगार हैं, जो इस लायक हैं कि आपकी कहानियों पर तबसरा करें, जो करते रहे हैं, वो आपके मौजू को लेकर के भी काफ़ी ये रहते हैं कि मौजू का इंतखाब जो है आप बहुत सोच समझ के करते हैं। देखो, सोच समझ कर करते हैं ये कहना मुनासिब नहीं है। हाँ। सोच समझ के नहीं करते हैं। मौजू अगर जकड़ लेता है कहानीकार के जहन को, कोई भी मौजू, और उसको लगता है कि इसमें लिखना चाहिए, सोच के नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम बैठे हुए हैं, चलो भाई आज हम लिखना है हमको कि फला मौजू पर हमको लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई मौजू जहन में आ जाता है चलते फिरते। हाँ, वो जकड़ लेता है, वो कहानीकार को जकड़ लेता है, वो उससे निजात नहीं हासिल कर सकता है, तो कहानी हो जाती है उसमें कहानी हो जाती है। बहुत पहले हमने तुमसे कहा था कि एक आदमी मर जाता है जी, मुझे उस पर कहानी लिखी है, कहा था। हालांकि वो कहानी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो आदमी मरा है मेरे नज़र के सामने और जिसको हम दफनाने गए हैं, तो उसके बाद वहाँ का जो माहौल हमने देखा है, वो तमाम चीज़ें मेरे जहन में हैं जी। किसी दिन वो कहानी हो सकती है, किसी दिन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई मौजू मेरे जहन में आया और हमने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो जहन में रहती है। अपना काका
है उसका ताना बाना बुनते हैं आप वो उसका। ताना बाना बुनता है। आप सोचते रहते हैं उस हाँ, मौजूद सोचते रहते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि नहीं अब वो लिखना ही पड़ेगा उसको, तो मैं लिख देता हूँ। लेकिन रूटीन वर्क मेरा नहीं है। लेकिन तमाम सोचने के बावजूद भी आप सपाट और बयानियां नहीं लिखते हैं। हाँ, सपाट और बयानियां नहीं लिखते हैं। वैसे भी सपाट कहानियों का दौर ये नहीं है। ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जदीद ये तरक्की पसंदी के दौर में भी जिन लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, हालांकि कृष्णचंद्र ने भी अलामती कहानियाँ लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपाट बयानियाँ लिखते चले गए। उस ज़माने में भी अलामती कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन वो वाज़ह होती थी, मुबहम नहीं होती थी। मुबहम नहीं होती। हाँ, बगैर अलामत के तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता। हाँ, बगैर अलामत नहीं हो सकती, हाँ, ये नहीं बात सही है, लेकिन हाँ। मुबहम अलामत जो है, लेकिन तजरीदी और इबहाम से भरी हुई चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपकी तो तजदीदी होती है। हाँ, पहले पाल हम लोगों ने ऐसा किया है, जानबूझ के भी तजरीदी किया है, ऐसा नहीं है। हमने एक कहानीकार, एक मज़रुज़्ज़मा खां, बहुत मशहूर जदीद अफसाना निगार, और तो उनकी एक कहानी दिखा के उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल, जो जुमले इस्तेमाल किए थे, उसमें उन जुमलों में कहीं भी नुक्ता नहीं था। अच्छा, आपने भी लिखी हाँ, बेनुक्ते की कहानी, शायद आपने लिखी। वो तो जानबूझ के हुआ कि हमको आज ऐसा लिखना है, लिखना के नुक्ता ही ना हो। तो हमको भी लगा कि ये तो हम भी लिख सकते हैं, तो मैंने भी लिख दिया है। तो वो सब जानी बुझी चीज़ें हैं, और उसकी मतलब ज़िंदगी ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा, आपके लिखने की सिलसिला आज भी जारी है? हाँ, बिल्कुल जारी है। अफसानचे भी लिखे हैं आपने? हाँ, अफसानचे लिखा है। और आपने नसरी नज़में भी लिखी हैं, जो शायर के किसी खुसूसी शुमारे में आई थी, आपकी 4 नज़में आई थी, नसरी नज़में, जो उसी में आई थी। तो वो सिलसिला अभी जारी है आपका? नसरी नज़में लिखते हैं, जो आपने शुरुआत की थी वो अभी भी जारी है, जिससे आपने अदबी सफ़र की शुरुआत की। चाहे कहानी हो, चाहे नसरी नज़्म हो, वो होती है, लेकिन वो ऐसा है कि जबरन नहीं होती। जबरन नहीं होती। हाँ, वो हो जाती है। अच्छा, चूँकि कहा जाता है कि ये सीमांचल का खित्ता है और एक फणीश्वर नाथ रेणु इतने बड़े कथाकार हिंदी साहित्य के हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम है। तो रेणु साहित्य से आप कितने प्रभावित हैं, और रेणु के साहित्य पे अगर चंद जुमलों में आपसे हम जानना चाहें कि रेणु साहित्य पे आपकी क्या राय है? क्या आपकी कहानियाँ कहीं वहाँ से मुतासिर हैं? मैंने रेणु की कहानियों को पढ़ा है जी, और मैला आंचल जो उनका नावल है वो भी हमने पढ़ा है। रेणु की कहानियों में एक खूबी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है जी, और वो ये है कि कोई बड़ा फ़लसफ़ा वो नहीं पेश करते हैं। उनकी कहानियों में कहा जाता है ना कि कहानियों में ये फ़लसफ़ा है, ऐसा है वैसा, वो नहीं है। वो बहुत छोटी सी बात को लेकर चलते हैं जी। और उसमें जो ज़िंदगी की हकीकत है और जो अंचल है, जो कहा गया कि वो आंचलिक कथाकार है, तो अपने अंचल, अपने खित्ते की जो, हाँ, अपने खित्ते, अपने अंचल या उनकी जो सराउंडिंग्स रही हैं जी, जहाँ जो परिवेश उनका रहा, जो उनका परिवेश रहा, उसके चलते फिरते किरदार, चलते फिरते वाक़यात, चलते फिरते हादसात को उन्होंने लिया कहानियों में और वैसा ही रखा जैसा कि वो है। बस एक कहानी की शक्ल उन्होंने दे दी और पढ़ते हुए लगता है कि अरे ये तो हम जानते थे, लेकिन वो कहानी हो गई। रेणु के लिए वो कहानी हो गई, रेणु के लिए कहानी हो गई। तो ये बड़ी खूबी होगी। अच्छा, रेणु ने, फणीश्वर रेणु ने, आज उनके पुण्यतिथि भी है जी, 11 अप्रैल को। तो रेणु ने तीसरी कसम लिखी जी, मारे गए उल गुलफाम। हाँ, और आपने रेणु की चौथी कसम लिखी जी। तो ये उसका कोई सिलसिला उससे जुड़ता है क्या? या उससे कहीं से इंस्पायर्ड है क्या? ये सिलसिला नहीं जुड़ता है। उन्होंने जहाँ कहानी ख़त्म की थी उसकी तौसी हमने की है। अच्छा, वो आगे बढ़ाया है, उसी को आगे बढ़ाया। हाँ, उसी को आगे बढ़ाया है। कहानी के, मेरी कहानी के भी वो वही किरदार है जो उनकी कहानियों के हैं, वही माहौल है मेला का जो उसमें है, और वही हीरामन है, और वो जो गाड़ी ले जाता है मेला तक, वैसे ही सब कुछ यहाँ भी है। लेकिन फिर ये भी फिर हमने उनकी ये कहानी पढ़कर ये सोचा, ज़हन में ख्याल आया कि मान लो अगर आज हीरामन जिंदा होता और किसी मेले में जाता तो अभी वो क्या फील करता? तो क्या फील करता वो आज के मेले का, हाँ, का परिवेश क्या है, आज का मेला क्या है, हाँ, जो उस जमाने का मेला रहा हो जी। तो वहाँ से हमने उसकी तौसीह की, सारे कैरेक्टर वही रखे हैं। हाँ, नहीं, बेहतर काम, बहुत अच्छी कहानी। हाँ, मैंने पढ़ी वो कहानी, लेकिन मतलब ये जानना चाह रहा था, मैं अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना चाह रहा था कि वो कहानी जो है उसका अंजाम कुछ और हुआ। अंजाम कुछ और हुआ, जाहिर सी बात है, वो अंजाम कुछ हुआ। अच्छा, उर्दू कहानियों को लेकर के दो कुछ इसको
अदवार में बांटा गया, कुछ दौर में बांटा गया है। जैसे तरक्की पसंद तहरीका वाली एक ज़माना था वो, जो उसमें प्रेमचंद थे, सज्जाद हसन यलदरम थे। उसके बाद फिर आज़ादी के बाद का दौर है, फिर जदीदियत का दौर है, फिर माबाद जदीदियत है। ये क्या रुझानात हैं अलग अलग वक्तों के, क्या हैं ये और ये क्या असरात इन्होंने डाले? देखो, उर्दू पहले तो क्लासिकी अदब था। क्लासिकी अदब था, सबसे पहले क्लासिकी अदब था जी। और अगर एक जुमले में कहा जाए तो क्लासिकी अदब ने अखलाकी कहानियों पर ज़्यादा जोर, मोरल प्रीचिंग हुई। हाँ, दिया उसने। अच्छा, अखलाकी और इस्लाही कहानियाँ। हम वो एक रिफॉर्मेटिव, उनको लगा था कि भाई समाज को इस्लाह की ज़रूरत है, ऐसी कहानियाँ, ऐसा मैसेज जाए, औरतों की इस्लाह होनी चाहिए। और औरतों को घर में रहना चाहिए। अच्छा, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। उस दौर की ये कहानियाँ थी, जो क्लासिक कहानियाँ थी। और उनका अखलाक आला अखलाकमंद होना चाहिए। यानी कि इस्लाम ने जो कुछ सिखाया है उसको कहानी की शक्ल में पेश करके, अच्छा, माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए कहानियाँ लिखी जाती थी। अच्छा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने वैसी कहानियाँ लिखी जी। और बहुत नावल भी लिखे गए जी। फिर वो तरक्की पसंदी का दौर आया कि भाई ये इस्लाह से लोगों को तरक्की पसंद होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये फरसुदा बात है। हाँ, ये फरसुदा बात है। अगर औरतें पर्दे में ही रह जाएंगी होल लाइफ तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, तालीम कहाँ से मिलेगी? अच्छा, हाँ, और अगर आगे तरक्की पसंद नहीं होंगे तो फिर माशी हालात भी ठीक नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो लोग नहीं। एक ग्रुप ऐसा राइटर्स का आया, तो ये एक ग्रुप आया कि भाई नहीं, तरक्की पसंदी का दौर उसको कहते हैं। 1936 में प्रेमचंद उसके सदर थे, पहले सदर जुबान। हाँ, और सज्जाद हसन यलदरम थे। हाँ, और उस दौर के जो लिखने वाले लोग थे, कई लोग थे उस ज़माने में, तो उन लोगों ने वैसी कहानियाँ लिखी जो इस्लाही कहानियों की नफ़ी करती थी। अच्छा, और उस ज़माने में उन कहानियों का एहतजाज भी हुआ। मसलन एक मजमुआ शाया हुआ अंगारे के नाम से, अच्छा, जिसमें उस तरह के राइटर शायद 5 या 7 राइटर थे जिनकी कहानियाँ उसमें शामिल की गई थी। तो अंगारे तरक्की पसंद, ये जो कदामत पसंदी थी उसके ख़िलाफ़ एक तरह का एहतजाजी अफसाना उसमें था। अच्छा, तो उसको बैन भी करना पड़ा, अंगारे बैन हो गया। अच्छा। तो इस तरह से तरक्की पसंदी का दौर आया, लेकिन वो बरकरार रहा। उसके बाद वो उन्होंने एक रफ्तार पकड़ ली। हाँ, तरक्की पसंदी काफ़ी दिनों तक रहा। हाँ, उसका दौर सबसे ज़्यादा रहा। और फिर बाद में लगा लोगों को नहीं कि ये तरक्की पसंदी जो है एक थोपा हुआ नज़रिया है। अच्छा, हाँ, और अदब को जो है किसी इदायत से अलग रहना चाहिए। कोई ऐसा फरमान जारी करके कि भाई आपको ऐसा ही अदब लिखना है, किसानों के लिए ही लिखना है, गरीबों के लिए ही लिखना है, इसको खाने में नहीं बांटा जाना चाहिए। और यही ज़रूरी है, तो ये नहीं। अदब जो है वो किसी ओपन होना चाहिए। हाँ, ख़ास नज़रिए का तबलीग नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो उसके रद्द में कहो, उसको रिजेक्ट किया गया। फिर जो उसके बाद जो नस्लें सामने आई, उसने जदीद कहानियाँ लिखनी शुरू की। मतलब ये कि जदीद कहानियों में क्या मौज़ूआत बदल गए, क्या हुआ? जदीद कहानीकार जो थे जी, उनका ये कहना था कि हम इज्तिमा की बात क्यों करें, हम परेशान हैं। फ़र्द की कहानी उन्होंने लिखना शुरू की। अच्छा, फ़र्द की कहानी शुरू। फ़र्द की करबना की, आदमी की का बेचेहरगी। आदमी जो है फ्रस्ट्रेटेड है, आदमी का चेहरा खो गया है, अपने अंदरूनी कर्ब को हम जाहिर करेंगे। अच्छा, मतलब ये कि उनकी समाज से सिमट के वो इज्तिमाइयत से सिमट के ज़ात पे सिमट ज़ात का कर्ब में चला है। मतलब जो भी कहानियाँ लिखी गई ज़ात का कर्ब का इजहार था उसमें, जदीदियत के ज़माने। हाँ, और इसके लिए उन्होंने असलूब जो है वो तजरीदी चुना। अच्छा, इबहाम उसमें डाला गया। अच्छा, पराया उसका जो है अलामती था। इस तरह से तजरीद और तमसीली, इस तरह की कहानियाँ जदीदियत की दौर में लिखी गई हैं। पैदावार है। हाँ, पैदावार है। और उसके बाद माबाद जदीदियत आया। हाँ, तो लेकिन हुआ ये कि
जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका इस्तकबाल तो लोग करते हैं, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन बाद में उनको लगा कि ये जो कुछ भी लिख रहे हैं ये जदीद अफसाना निगार लोग जी, ये लगता है कि अपने लिए लिख रहे हैं। क्योंकि उनका लिखा हुआ मेरी समझ में आता नहीं है। कारी को लगा कि हम वो जो कुछ लिख रहा है वो उन्हीं के लिए है, वही समझे, उन्हीं तक वही महदूद पढ़े, है, हाँ। वही लिखे, वही पढ़े, वही समझे। कारी तक रसाई नहीं हो पाई, मतलब कारी अपने को कनेक्ट नहीं कर पाया, तरसील का फकदान हो गया, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया। अच्छा, तो कारी जो है उसने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, दूर होता चला गया। तो और ये सब कुछ बढ़ावा दिया शफकून ने, शमशुर रहमान फारूकी ने शफकून निकालना शुरू किया। अच्छा। और ऐसी कहानियों को का एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना लिया, ऐसे कहानीकारों का। यही कहानी हम जदीद कहानीकारों का छापेंगे, और रिवायती और तरक्की पसंदी का नजरिया वाली कहानी जो होगी वो नहीं छापेंगे। वो अदब मेरे लिए फरसुदा हो गया, ये जदीद अदब है, इसी को करना है। अब उसके बाद माँ बाप जदीद है। हाँ, तो फिर जो है जब शमशुर रहमान फारूकी ने देखा कि कारी दूर होता चला जा रहा है जी, तो उन्होंने फिर एक फतवा सादिर किया कि उर्दू अफसाना की मौत हो गई। अच्छा। कारी जब दूर हो गया तो उन्होंने कहा कि मतलब अफसाने की मौत, अफसाना ही की मौत हो गई, उर्दू अफसाना खत्म। हाँ, तो गोपीचंद नारंग ने कहा कि नहीं, अफसाने की मौत नहीं हुई है, कारी ने इसको रिजेक्ट किया है। तो उन्होंने माबाद जदीदियत के तहत एक सेमिनार उसने ऑर्गेनाइज किया, गोपीचंद नारंग ने। फिर उन पर एक किताब भी उनकी आई माबाद जदीद पर, अदब पर। तो फिर से जो उसके बाद 90 के बाद जो नई नस्ल सामने आई है वो लोग लिख रहे हैं। अभी कौन सा रुझान चल रहा है? अभी रुझान ये है कि कहानियों का क्या रुझान, मतलब असर हाजिर में कौन सा रुझान है कहानियों? असर हाजिर के जो मसाइल, या कारी कैसी कहानियां पसंद कर रहे हैं अभी? हाँ, कारी को ऐसी कहानी चाहिए जिसका इबलाग हो जाए, जिसकी तरसील हो जाए, जो उसको समझ में आ जाए, उसको लगे कि ये हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसी पर कहानी लिखी गई है। अगर वो खुद को कनेक्ट कर पाता है। ऐसा नहीं है कि अलामत उसमें नहीं है। हाँ, अलामत है, तमसील उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी अलामतें हैं, लेकिन वाज़ेह अलामत, इबाहम नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कहानी की तरफ कारी वापस भी हुआ है, लौट के आया है। अच्छा, ये बताइए कि एक बिहार का और खासकर सीमांचल का भी हम कहेंगे, इस दोनों का उर्दू अफसानवी अदब में मतलब कितना ये है कंट्रीब्यूशन है? अगर हम सीमांचल भी और बिहार का भी कहें उर्दू अदब में, काफ़ी बड़े कई नाम हैं इसमें बिहार में, लेकिन बिहार तो एक स्कूल ही रहा है, स्कूल ही है, अजीमाबाद स्कूल है ही है, अजीमाबाद स्कूल है। और चाहे दौर कोई भी रहा हो, क्लासिकी दौर रहा हो, चाहे तरक्की पसंदी का, चाहे जदीदियत का, हर दौर में बिहार से ही मैक्सिमम लोग लिखने वाले हुए अफसाना उर्दू, और बड़े नाम हुए, बड़े नाम हुए। सोहेल अजीमाबादी, कलाम हैदरी, गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, जिनका नावल भी है, बड़े बड़े नाम हुए। और अच्छे रसाले यहाँ से निकले। आहंग निकलता था, कलाम हैदरी निकलते थे। कहा गया कि आहंग जो है एक ट्रेंड सेटर है और उस ज़माने के जो नए लिखने वाले जो आज भी मशहूर हैं उतना ही, जैसे शौकत हयात हैं या अब्दुल समद है या हुसैनुल हक हैं, इन लोगों को आहंग ने प्लेटफॉर्म दिया। सुबह निकलता था, हाँ, वफा मलिकपुरी साहब निकलते थे पुणे। तो आज जो बड़ा नाम है अदब का, उसकी पहली कहानी सुबह में छपी। अच्छा, आज बड़े नाम है वो। उनको अब्दुल समद को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, लेकिन उनकी पहली कहानी सुबह में थी। तो इस तरह से बिहार का जो है जी अफसानवी अदब हो चाहे शेरी अदब हो, बहुत बड़ा रोल रहा है। बड़े नाम है यहाँ से, सीमांचल का और सीमांचल की जहाँ तक बात है, सीमांचल में क्या रहा है? सीमांचल पहले या मौजूदा अभी में क्या है? सीमांचल की बदनसीबी यही रही है कि लिखने वाले यहाँ भी बहुत सारे लोग रहे और बासलाहियत लोग रहे, लेकिन वो अपने आप पे सिमटे रहे। इसी क्या वजह रही कि उनको मतलब तवज्जो नहीं दी गई या खुद? हाँ, यहाँ नहीं तवज्जो भी नहीं दी गई, उसको हाशियाई अदीब समझा गया और मार्केटिंग भी नहीं कर पाए। मार्केटिंग नहीं कर पाए
और अपने आप में सब्र और कनाअत करके वो अपने आप में लिखते रहे और रखते रहे, अपनी चीजें रखते रहे, खुद ही सेटिस्फाइड होते रहे। खुद ही एक आध दो आदमी है जो बाहर निकल गया तो कुछ कर लिया। अभी कुछ नाम है जो जैसे मुश्ताक अहमद नूरी हैं, वो भी सीमांचल के हैं। हाँ, मुश्ताक बड़ा नाम है अफसाने का। तो वो बाहर निकले तो लोग उनको नौकरी भी ऐसी मिली जो रिलेशन में लोगों के रहे। तो एहसान कासमी एक बड़ा एहसान कासमी है, हाँ, एहसान कासमी है। उर्दू अफसानों में अगर हम कहें तो एहसान कासमी बड़ा नाम है। आप हैं, एक बड़ा नाम है। आप हैं अभी असर हाजिर में, जो असर हाजिर में, बिहार में असर हाजिर में आप कौन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? कौन से लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं आपकी नज़र में उर्दू अफसाने में? उर्दू अफसाने में मेरे हिसाब से अगर सीमांचल की बात की जाए, ये बिहार की बात कर रहे हैं बिहार में तो खैर बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग हैं मौजूदा वक्त में बिहार में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी हैं, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, शमूएल अहमद हैं, ताल्लुक भी बिहार से ही है। हाँ, शमूएल अहमद एक बड़ा नाम है। मुश्ताक अहमद नूरी हैं, और हुसैनुल हक हैं जिनका भी इस बार साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और अब्दुल समद हैं, और भी कई लोग हैं जो लिख रहे हैं। अच्छा, आप उर्दू अफसानों में किस अफसाना निगार को या कहानीकार को आप बहुत आइडियल मानते हैं? मतलब पूरे बर्र-ए-सग़ीर में आपको लगता है कि ये एक है जिसको आप बहुत आइडियल मानते हैं? देखो, आइडियल तो हम किसी को नहीं मानते। अच्छा। लेकिन चीज़ें कुछ लोगों की हमें अच्छी लगती हैं, पढ़ना अच्छा लगता है। वो बिहार से बाहर के भी हैं। हाँ, नहीं, हम तो कह रहे हैं बर्र-ए-सग़ीर की कौन लोग हैं जिसको अब तक के में हैं, जिसको मानिए बहुत बड़ा नाम जिसको क्या कहते हैं, ये अफसाने का अभी एक बड़ा नाम हम समझते हैं, मोहसिन खान हैं बॉम्बे के, अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा, गजनफर भी लिख रहे थे, वो लिख रहे हैं? गजनफर हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ हैं। हाँ, सैयद मोहम्मद अशरफ, सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, जिनकी कहानियाँ बहुत एक अलग मिजाज की, उनकी भी कहानियाँ अलग मिजाज की होती हैं। हाँ, जैसे उनकी डार से बिछड़े कहानी, बिछड़े कहानी थी। और सिद्दीक आलम है कलकत्ता के जी, फेसी नेजाज हैं कलकत्ता के, फेसी नेजाज, हाँ, उनकी एक कहानी अभी हाल में आई थी, बहुत अच्छी कहानी थी। और कलकत्ता के ही शब्बीर अहमद हैं, उन्होंने एक नावल भी अभी लिखा है, कहानी भी अच्छी लिखते हैं, और भी बहुत सारे नाम। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उर्दू को एक तरह से मुसलमानों की ज़बान बना दिया गया, लेकिन अगर हम पहले के वक्त की बात करें तो जो मुस्लिम नहीं भी हैं, जो और मज़हबों के मानने वाले हैं और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने भी उर्दू को सींचने में तो बड़ा अहम रोल अदा किया है। बिल्कुल, मतलब कई बड़े नाम हैं। आप प्रेमचंद से ही शुरू कर लीजिए, कृष्णचंद्र हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, रामलाल हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं। उर्दू हिंदी का झगड़ा तो बात का है। पहले तो उर्दू दाही होते थे सब। हाँ, जितने पढ़े लिखे होते थे उर्दू दाही होते थे। फराग गोरखपुरी लिख ली। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे। तो क्या अभी के वक्त में क्या ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हमारे राइटर्स हैं जो उर्दू में लिख रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं? कुछ नाम हैं? कुछ नाम है, जैसे अगर बिहार से लिया जाए तो ये है अविनाश अमन है बिहार का, और एक अगर वो है लेडी का नाम लिया जाए तो वो आशा प्रभात है। इसी तरह पंजाब की हैं एक रेनू बहल, वो लिखती हैं। और अभी बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं वो प्रमोद भारतीय, वो है उनकी जो देहरादून उत्तराखंड में कहीं, हाँ उत्तराखंड में कहीं है, इसी साइड के, इसी इलाके के। वो उनका कोई मजमुआ भी आया। हाँ, उनका बच्चलन के नाम से एक मजमुआ भी है, उर्दू में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं वो। और भी कई नाम है, आनंद लहर हैं, दीपक बुदकी हैं, आनंद लहर हैं। हाँ, ये लोग लिख रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं ये लोग। और शायद उनसे पहले के नस्ल में बहुत बड़ा नाम है अफसाना निगार में, जैसे रामलाल है, कश्मीरी लाल जाकिर हैं। हाँ, उससे भी और पीछे जाओ तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, अमृता प्रीतम ने भी लिखा, उसने भी लिखा है। तो अच्छा, सीमांचल के हवाले से एक बात और हम कहें। हाँ जी, कि अभी एहसान कासमी ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, और एक तरह समझो कि वो दरियाफ्त कर रहे हैं लोगों को, कि यहाँ दरियाफ्त तो नहीं, बाजियाफ्त कहो, बाजियाफ्त कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। हाँ, तलाश कर रहे हैं कि भाई पीछे
के जो हमसे पीछे कौन कौन लिखने वाले क्या क्या थे, तो उनकी खोज परख उन्होंने की है और बहुत सारे लोगों को सामने लाए हैं। उन्होंने एक तहरीक ऐसे चला रखी है और अभी नए लिखने वालों में एक जोश सा है यहाँ पे सीमांचल के लोगों में। जहांगीर नायाब की किताब आई है अभी, उर्दू डायरेक्टर से हम जहाँ तक मेरी जानकारी है 14 लिखने वालों को मिला है। माली टाउन, हाँ माली टाउन, नीलुफर परवीन है, अच्छा, उनका अफसानी आएगा, उनका भी आ रहा है अफसानी, उनका भी आएगा और भी कई लोग हैं। हसमत सिद्दीकी है, कुंदन है, संजय कुमार कुंदन, हाँ, ये लोग शायर हैं जो, हाँ, तो ये हमको लगता है कि सीमांचल के लोग भी अब बेदार हो रहे हैं। मतलब हाँ, आपको लग रहा है कि बेदार, उनको लग रहा है कि नहीं, घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बाहर आना पड़ेगा और अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हाँ, वरना लोग पिछले लोगों की तरह हमें भी भूल जाएंगे, हाशिए में रह जाएंगे। ये बड़ा काम हुआ है। तो हम ये उम्मीद करें कि आपके और बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हमारे पाठकों तक पहुँचेंगी और एक और आपका अफसानी भी मजमुआ आएगा जल्दी मंजर-ए-आम पर। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमने ऐसी कुछ कहानियाँ लिख ली हैं जो दूसरा मजमुआ हो सकता है और आइंदा साल इंशाअल्लाह एक मजमुआ मेरा आएगा। आप इस राह पे हैं, आपने कहानियाँ लिख ली। अच्छा, आपने जैसे मेरी जानकारी है कि आपने कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो आपने कुछ अफसानचे लिखे जो काफ़ी मकबूल हुए। हाँ, काफ़ी मकबूल हुए। तो वो उसमें कोई एक अफसानचा आप सुनाएंगे? और मनाजिर आशिक हरगानवी हैं। हाँ, वो एक तो बड़ा नाम है। हाँ, अदब का एक बड़ा नाम और बिहार से बड़ा नाम है, बिहार से मनाजिर आशिक हरगानवी जी। उन्होंने एक मजमुआ शाये किया है, कोरोनाई अफसानचा। ये तमाम अफसानचे जो हैं वो कोरोना के मौजू पर हैं। मिनी कहानी जो है, हाँ, वो तमाम अफसानचे ही हैं और कोरोना से ही ताल्लुक, लघु कहानी कहते हैं। हाँ, आप नए लिखने वालों को कुछ मशवरा देना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है। जो लिखना चाहते हैं या लिखना शुरू कर रहे हैं या लिख रहे हैं, नए हैं, मेरा तो आपका मशवरा क्या होगा उनकी जगह? आप बहुत मेरा मशवरा यही है नए लिखने वालों के लिए जी कि वो लिखने से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अफसानवी अदब से शगफ है तो आप पुराने लोगों को भी पढ़िए, दरमियानी लोगों को भी पढ़िए और अभी जो हाल में लिखा जा रहा है वो उनको भी पढ़िए। मतलब आप क्लासिक को तो खैर पढ़िए ही पढ़िए जहाँ तक आप पढ़ सकें। तरक्की पसंद अदब जो है, जो अच्छे ज़खायर हैं उसके, वहाँ जाइए, वहाँ पढ़िए। और फिर जदीद अदब जो है उसको भी पढ़िए। और अभी जो लिखा जा रहा है, जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको पढ़िए और तब आप बेहतर लिख पाइएगा। तो उनको क्या कोई उस्ताद भी बनाना चाहिए इसके लिए? मैं बता रहा हूँ, सादत हसन मंटो के पास एक कहानी लेके कोई शख्स आया। हाँ, उर्दू अदब पे बात करें, अगर मंटो की बात ना हो तो खाली सा लगेगा। तो मंटो ने कहा कि कहानी तुमने लिखी है? उसने कहा कि हाँ। बोला दोबारा लिख के लाओ। दोबारा लिख के लाया, फिर उसने रख लिया, कहा कि तीसरी बार लिख के लाओ। इस तरह से 22 बार उससे कहानी लिखवाया और 22वें बार मंटो ने कहा कि अब तुम कहानी लिख सकते हो। अच्छा। अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम कहानी लिखो। तो ये है। तो मतलब उस्ताद की अहमियत है। उस्ताद की अहमियत है इस्लाह के लिए। और मश्क बहुत ज़रूरी है। मश्क बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है मश्क। नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज ज़रूरी है। मतलब पढ़े बगैर तो नॉलेज आएगा नहीं आएगा। तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप ये नहीं समझ पाइएगा ट्रेंड क्या है, हमको कैसा लिखना है जी। एक छोटी सी कहानी है, अफसानचा है, कोरोना पर। इसका अनुमान है भूख की रफ्तार। भूख की रफ्तार। मज़दूरों का काफ़िला अपने गांव के करीब पहुंचा तो टीवी चैनल्स के एंकरों ने उन्हें घेर लिया और सवालों की बौछार होने लगी। कहाँ से आ रहे हो? जी, तेलंगाना से। अच्छा, इतनी दूर से पैदल चल दिए? तो और क्या करते? काम धंधा, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया लॉकडाउन में। कितने दिन लग गए यहाँ पहुँचने में? 7 दिन। किस रफ्तार से चलते रहे? मज़दूरों को यह सवाल अटपटा सा लगा। किस रफ्तार से का क्या मतलब? एक नौजवान मज़दूर ने कुछ सोचा, फिर बोल पड़ा, भूख की रफ्तार से। क्या बात, भूख की रफ्तार से। यही उन्वान है आपकी कहानी? ये उन्वान है कहानी। और कोरोना पे जो मज़दूरों का प्लान हुआ, मतलब वो जो वापस आए, उस दौर की कहानी, मतलब उसको। और
एक और कहानी छोटी सी है, जी। अफसानचा, ये भी पसंद किया गया काफ़ी। अदम एहतियात। अदम एहतियात, कहते हैं ना लोग, एहतियात से एहतियात से रहो, मतलब वो एहतियात जो नहीं बरत रहा है, हाँ। अदम एहतियात। ये लीजिए मुन्ना जी मेरे सामान की लिस्ट, और हाँ ग्रीन टी लिखना भूल गया हूँ, वो भी दे दीजिएगा, लिप्टन वाली। मैं आधे घंटे में दूध और सब्जियां लेकर आ रहा हूँ। जी सर, पैक करवा दूंगा। ग्रोसरी की दुकान से बाहर निकला तो उसे वो सामने खड़ा नजर आ गया। अरे यार, हा, कमीने, कहाँ था इतने दिनों? और दूसरे ही लम्हा दोनों एक दूसरे के बगलगीर हो गए। उसे क्या पता था वो कोरोना पॉजिटिव समेत घूम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दो कहानी, ये दो कहानी आपकी कोरोना पे है ना। इसलिए आपको अंजुम साहब, एक तो ये कि आपका बहुत बेहद शुक्रिया कि आपने इधर संवाद को वक्त दिया, और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी हम और एक आपके अफसानी मजमुआ से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आपका बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।